बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बिहार को फतह कर लिया है उसी तरह से वो बंगाल को भी फतह कर सकते हैं और इसीलिए वो उसके मिशन पे लग चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो बिहार में हो गया, जो टेक्निक, जो पॉलिसीज, जो ताम झाम तंत्र ये लगाया गया बिहार में, क्या वही तंत्र बंगाल में काम आ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बिहार बंगाल नहीं हो सकता है और बंगाल बिहार नहीं हो सकता है, और जो चीज़ बिहार में किया गया वो बंगाल में संभव नहीं है, लेकिन जो बंगाल में किया जा सकता है वो बिहार में संभव नहीं था और बिहार में वो प्रयास भी नहीं किया गया। इन्हीं दो पक्षों पर आज हम ये वीडियो बताएंगे आपको कि क्या सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए, और अगर बिहार में जो यहाँ पे टेक्निक अपनाया गया है अगर वो बंगाल में अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है तो कैसे बीजेपी औंधे मुंह गिर सकती है। बिहार अगर चुनाव अगर आप देखिएगा तो इसको जीतने का मुख्यतः श्रेय तीन चीज़ों को दिया जाता है। एक, जो 10,000 रुपये दिया गया, जो 1100 रुपये पेंशन, 1,000 रुपये 1100 रुपये पेंशन किया गया, और जो फ्री बिजली दिया गया। ग्राउंड पे अगर आप घूमे हैं तो आपको 10,000 प्लस 1100 पेंशन, ये सबसे ज़्यादा आपको लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा। क्या ये बंगाल में संभव है? बंगाल में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार थी, यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार थी, तो यहाँ पे राज्य सरकार से जो आप करवाना चाहे वो आपने कर दिया। पेंशन देना काम केंद्र सरकार का नहीं है, या फिर 10,000 जो का मुख्यमंत्री योजना के तहत दिया गया है, रोजगार योजना के तहत, वो भी बिना राज्य सरकार के मर्जी के नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे राज्य सरकार तो आपकी है नहीं, तो वो आप दे नहीं सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा स्कीम जो राज्य सरकार के नाम पे चलाया गया, चाहे वो फ्री बिजली हो, वो भी आप नहीं दे सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की कोई भी स्कीम आप बंगाल में नहीं चला सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि बंगाल में बिहार ने आज 400 से उसको 1100 1,000 रुपये किया है। बंगाल बहुत पहले से इसको कर रखा है, वहाँ पे 1,000 रुपये ऑलरेडी वहाँ पे मिल रहा है, तो उसको आप क्या बढ़ाइएगा। महिला दूसरा चीज है कि बिहार चुनाव जीतने में सबसे बड़ा अहम योगदान दिया गया है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं का जो है वो वोट की संख्या बढ़ी है। लेकिन बंगाल में तो बहुत पहले से ही वोट की संख्या बढ़ चुकी है। 2013-14 का चुनाव, वहाँ 12 के बाद जो जितने भी चुनाव हुए हैं, 2009 के बाद, 7 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, कंसिस्टेंटली अगर आप देखिएगा तो बंगाल में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और महिलाओं का टोटल वोटरों की संख्या भी बढ़ा है। जैसे रिसेंट अभी अगर आप देखिएगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 2025 में एक जो डेटा जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें अगर आप देखिएगा तो पूरे बंगाल में लगभग 2 लाख के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और पुरुषों की मात्र 70,000 के अराउंड में वहाँ पे संख्या बढ़ती है, जो कि मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का 4 गुना बढ़ जाता है वोटरों की संख्या। और ये महिला वोटर और पुरुष वोटर के बीच में जो अंतर है वो लगातार ये कम हो रहा है बंगाल में। और इसका फायदा किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स ममता दीदी को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी, वो सबसे पहले तो वो खुद महिला है, तो महिला का अपील वो महिला को ही सबसे ज़्यादा करेगा। दूसरा चीज़ है वहाँ पे एसएचजी हो, चाहे जितना भी महिला सेंट्रिक जितने भी स्कीम्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे इनके द्वारा किया गया है। आज अगर आप देखिएगा तो बंगाल सरकार में, अभी तो बिहार सरकार में सिर्फ 3 महिला को मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बंगाल सरकार में आज भी 9 महिला मिनिस्टर बने हुए हैं। इसके अलावा 40% जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके बंगाल में, वो महिला है, यानी कि आधे लगभग वहाँ पे महिला है। 30% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात हो रही है, लेकिन बंगाल में ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में 33% से ज़्यादा 40% वहाँ पे एमपी महिला हो रखी है पहले से ही। इसके अलावा कुछ भी और किसी भी पैरामीटर को आप उठा करके देख लीजिए। उदाहरण के लिए 2019 में 1,000 पुरुषों के ऊपर टोटल 949 महिला मतदाता थी, जो कि अभी 2025 में जो आंकड़ा आया है वो बढ़कर के 969 हो गया है, यानी कि 20 का डिफरेंस कम हुआ है। और ये आगे आने वाले समय में लगातार और कम होगा, और ये 2009 से लगातार कम हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो जितना ज़्यादा महिलाओं की संख्या, वोटरों की संख्या बढ़ेगी, उतना ज़्यादा दीदी को फायदा होने वाला है, टीएमसी को फायदा होने वाला है। इसके बाद वोटिंग परसेंटेज भी अगर आप देखिएगा तो जो वोटिंग परसेंटेज था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें 80% महिलाओं का था और पुरुषों का था 78.43%। इसी तरह से
जब विधानसभा चुनाव हुआ है इसके पहले वहां पे, तो वहां पे 83% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज था, 82.95% पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज हुआ है। यानी कि आपको साफ साफ देख, वोटिंग परसेंटेज बढ़ते जा रहा है महिलाओं का, वोटरों की संख्या महिलाओं का बढ़ते जा रहा है, और इन सब का फायदा किसको होगा? टीएमसी को होगा, ममता दीदी को होगा। तो ये जो पॉलिसी, जो काम महिला के लिए आप कुछ भी कीजिएगा, नीतीश कुमार को यहाँ पे फायदा हुआ है, लेकिन वहाँ पे टीएमसी को फायदा हो जाएगा। तो महिला सेंट्रिक कोई भी कैंपेन या महिला सेंट्रिक कोई भी इलेक्टोरल अप्रोच बीजेपी को वहाँ पे उल्टा औंधे मुंह गिरा सकती है। दूसरी बात, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, बीजेपी वहाँ औंधे मुंह गिरी है। 29 सीटों में से 22 सीट वहाँ पे टीएमसी ने जीत लिया है। उसके बाद फिर जो 12 सीट जीता है बीजेपी ने, उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। बीजेपी को 2019 में 18 सीटें आई थी, जो इस बार 24 में घट करके 6 सीटें घट करके कम हो गया है। वोटिंग परसेंटेज भी घटा है, वोटिंग परसेंटेज लगभग 1.56% घटा है। यानी कि बीजेपी का परफॉर्मेंस वहाँ पे, चाहे लोकसभा चुनाव उठा लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव उठा लीजिए, उनका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे डाउन हुआ है। अभी बंगाल में 2023 में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में क्या हुआ है? 51% सीटें जीती है सिर्फ टीएमसी, वहाँ पे पार्टी के आधार पे होता है। और बीजेपी को कितना मिला है? मात्र 23% वहाँ पे वोट मिला है। उसमें से अगर आप सीटों का देखिएगा तो पंचायतों में 7855 पंचायत सिर्फ अकेले जीत गई है टीएमसी, और बीजेपी को कितना मिला है? 1074 पंचायत में। उसी तरह से ग्राम सभा में अगर आप देखिएगा, ग्राम पंचायत में देखिएगा तो 44,105 ग्राम पंचायत पे कब्जा हुआ है अकेले टीएमसी का, और बीजेपी का मात्र 9,900 पे हुआ है। तो किसी भी स्तर पे देख लीजिएगा तो बीजेपी वहां पे उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्तेमाल करने में वहां पे नहीं आ सकता है। अब जो आरोप लगते हैं, एक आरोप ये भी लगता है कि एसआईआर के बहाने कुछ किया जाएगा, तो वहां पे बीजेपी कर सकती है, वही एक हथियार उनके हाथ में है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार हो सकता है बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए, वो हो सकता है एंटी हिंदू एजेंडा, जो कि आरोप लगाया जाता है ममता दीदी के ऊपर। इसके अलावा किसी अन्य एजेंडे पे गुंडाराज भी अगर आप कहेंगे तो अभी कलकत्ता का सर्वे आया है, सेफेस्ट सिटी इन द, मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी बताया जा रहा है। लेकिन ये इमेज है कि वो गुंडाराज या फिर उसे कह सकते हैं दबंगई करती है ममता दीदी, और ये कोई नया नहीं है। बंगाल का कल्चर पुराना ही कल्चर है। वो आपका जो लेफ्ट वहाँ पे थी उनका उनका भी टेक्निक ऐसे ही हुआ करता था। तो तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, बिहार में एक क्लीन इमेज का एक लेगेसी था नीतीश कुमार का, जो कि एनडीए के साथ था, जो कि बीजेपी के साथ था। बंगाल में ना इनके पास कोई बड़ा स्टालवर्ट लीडर है, स्टालवर्ट लीडर कोई है तो वो ममता बनर्जी खुद हैं। उनका क्लीन इमेज है। कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुअरेस्ट सीएम, सबसे पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर में से एक ममता बनर्जी है। तो ये सारी चीज़ों को ले लीजिएगा तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी प्लस एंटी हिंदू एजेंडा प्लस इन्फिल्ट्रेशन, ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बना लेती है तभी वहाँ पे कुछ संभव है। और बिहार में जो हुआ है, इस आधार पे अगर कुछ करने के लिए जाएगी तो अंधे मुँह गिरेगी। ये इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है, चाहे आंकड़े उठा लीजिएगा, चाहे पॉलिसी उठा लीजिएगा, किसी भी लेवल पे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।